अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। आज हम आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब से जनरल ज़िया-उल हक़ के आखिरी दौर के वाक़यात सुनाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया 1985-86 में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि 86 के एंड में मेरी पोस्टिंग कर दी गई खारियाँ, और ये एक हैरत की बात है कि मैं अपने कैरियर में बार बार खारियाँ पोस्टेड होता रहा। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि खारिया में मुझे एज अ कमांडिंग ऑफिसर आर्टिलरी भेज दिया गया। ये वो दौर था 86-87 में जब कि इंडिया ने बॉर्डर पे छेड़खानी शुरू कर दी थी हमारे डेजर्ट फ्रंट पे, और हमारी सारी आर्मी ने डिसाइड किया कि हम इनको इक्वल रिस्पांस देंगे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि सियालकोट के रीजन में हमें पोस्ट कर दिया गया, और हमारा पोस्टिंग का मकसद या इरादा ये था कि हम कश्मीर की जो वाहिद सप्लाई लाइन है इंडिया की, जो कि सियालकोट के बॉर्डर के करीब से होकर गुजरती है, उसको डिसकनेक्ट कर दें। हमारी एक स्ट्रेटिजिक ओरिएंटेशन सुपीरियरिटी थी इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम इंडिया को कम टाइम में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे बनिस्बत इंडिया के। तो मुशर्रफ साहब कहते हैं कि स्टैंड ऑफ जो है वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा, एंड फाइनली द गुड सेंस प्रिवेल्ड, और नेगोशिएशंस पे बात चली गई और स्टैंड ऑफ जो है वो ख़त्म हो गया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उसके बाद मुझे पता चला कि जनरल ज़िया-उल हक़ मुझे अपना मिलिट्री सेक्रेटरी मुकर्रर करने लगे हैं। मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल फ़रख ने फ़ोन करके बताया कि आप तैयार रहें, किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है। मैंने साहिबा को, अपनी वाइफ को कहा कि मुझे एक सूटकेस में निकलना पड़ेगा और बाद में तुम आके मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि मेरी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। और जिनको सेलेक्ट किया गया था वो थे जी नजीब। तो पता करने पे मालूम हुआ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने मुझे ही सिलेक्ट किया था, लेकिन मेरे ही कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि चूँकि मैंने एक ब्रिगेड उस वक्त तक कमांड नहीं की थी, इस वजह से मेरा कैरियर बहुत ही बूमिंग जा रहा था। मुझे ब्रिगेड कमांड करनी थी अपने कैरियर को फ्लरिश करने के लिए, इसलिए मुझे भावलपुर में एक ब्रिगेड कमांडिंग के लिए दे दी गई और नजीब को मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिया गया। शाह साहब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही फिर बाद में मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मैं भावलपुर गया जहाँ पे मैं 8-9 महीने रहा। जनरल ज़िया-उल हक़ के क्रैश के 1 महीना पहले ही मैं वहाँ से दोबारा पोस्टेड वापस आ गया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक़ का जो क्रैश हुआ था उसमें उनके साथ अमेरिकन एम्बेसडर और बहुत सारे हमारे आर्मी के कुछ बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। उनमें यही नजीब भी शामिल थे, जो कि मेरी जगह मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल ज़िया-उल हक़ के सिलेक्ट हुए थे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इस तरह उस दिन ना सिर्फ मेरी जगह नजीब को पोस्टिंग मिली वहाँ पे, बल्कि नजीब ने मेरी जान भी बचाई। जनरल ज़िया-उल हक़ के जहाज़ के क्रैश के बारे में मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इसमें मेरे बहुत सारे सस्पिशंस अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि क्रैश वाली साइड से उस वक्त उनको बहुत सारा फॉस्फोरस, सोडियम और ऐसे केमिकल्स मिले थे जिनका जनरली जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ब्लैक बॉक्सेस में भी कोई ऐसा नहीं मिला। मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा सकता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी कहा, कि इंटरनल ब्लास्ट हुआ था प्लेन में। मुशर्रफ साहब कहते हैं इस तरफ भी इशारे दिए गए कि शायद पायलट्स को गैसेस के ज़रिए बेहोश कर दिया गया था। वल्लाह आलम, बड़े हैरानकुन तौर पर इस इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मेरे सस्पेशंस अभी भी इस पर मौजूद हैं।